जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है, अपने सुख-दुःख के बारे में लिखता है, ज़िंदगी के अनेकों उतार-चढ़ावों के बारे में लिखता है, तब हम उसको आत्मकथा, आपबीती, ऑटोबायोग्राफी या फिर स्वजीवनी का नाम देते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, वह इसी विधा की किताब है, परंतु उसमें एक चीज़ अनोखी है। वह किसी एक व्यक्ति विशेष की आत्मकथा नहीं, बल्कि उन बहुत सी स्त्रियों की आत्मकथाएं हैं जिनके अरमान पैदा होते ही मर गए, जिनको जन्म से ही बल्कि बचपन से ही हजारों तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिनका बचपन आम हंसते खेलते बच्चों की तरह नहीं बीता, बल्कि परिवार का बोझ उठा दे, सामाजिक भेदभाव झेलते, उच्च कहे जाने वाले वर्ग का अपमान पीते हुए बीता। बचपन में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। अगर किसी को पढ़ने का मौका मिला तो आर्थिक तंगी से जूझते हुए और सामाजिक उत्पीड़न सहते हुए चौथी पांचवी कक्षा तक ही पहुंच पाई। कई लड़कियों की शादी तो 4-5 साल की उम्र में कर दी गई और किसी की 12-13 साल की उम्र में शादी हो गई। मतलब जब उनकी उम्र शादी के लायक हुई, तब तक वो 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी थी और उनमें से बहुत सी अभागी लड़कियां तो ऐसी थी जो इस उम्र तक विधवा भी हो चुकी थी। मायके में जिन आर्थिक सामाजिक हालातों के साथ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके बचपन गुजरे, ससुराल में भी वे इसी की मार झेल रही है। इतनी दुखों भरी आत्मकथाओं का संपादन करने वाले व्यक्तित्वों की अगर बात की जाए तो वह अशोक कुमार गर्ग, मनोज छावड़ा और राजकुमार जांगड़ा है। और उन्होंने इस पुस्तक को नाम दिया जहर जो हमने पिया, महिला सफाई कर्मियों की आप बीती। असल में इस पुस्तक में जो आप बीती लिखी गई है, वह महिला सफाई कर्मियों द्वारा लिखी गई है। यदि किसी की आत्मकथा को पढ़कर कंबल में बैठे हुए भी शरीर में कंपन छिड़ा है, लू लू खड़ा हुआ है और सर्दियों में धूप सेकते हुए भी कांपा हो और इस समाज के प्रति ग्लानि हुई है, जिसको भाईचारे का समाज कहा जाता है, तो वह यही पुस्तक है, वे यदि आत्मकथाएं हैं। इन आत्मकथाओं को पढ़कर किसी भी न्याय पसंद व्यक्ति को रोना आ जाएगा और एक सवाल उसके सामने जरूर खड़ा होगा कि इस साफ सुथरे दिखने वाले समाज की क्या असली सच्चाई यही है, जहां व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा जाता। आधुनिक कहे जाने वाले युग में भी जाति के नाम पर उनको दुत्कारा जाता है, महज इसलिए उनको समाज के निचले पायदान पर रखा गया कि उनकी जाति वाल्मीकि, चमार या अन्य छोटी कही जाने वाली जातियां हैं। क्या महज इसलिए उनका अपमान कर दिया जाता है कि वे सफाई कर्मी हैं? आगे हम इस पुस्तक में देखते हैं कि कार्यस्थलों पर औरतों का आर्थिक शोषण तो होता ही रहा, बल्कि इसके साथ साथ इनको सामाजिक भेदभाव का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। कभी ठेकेदार तो कभी जमानदारों के द्वारा उनकी तनख्वाह काट ली जाती है। शारीरिक शोषण की यदि बात करें तो घर से बाहर असामाजिक तत्वों के द्वारा गंदी निगाहों से इनको देखा जाता है और इसके साथ साथ औरतें अपने घर में भी महफूज नहीं रह सकी। इनमें एक औरत बताती है कि किस प्रकार उसकी सहेली के साथ उसके पिता व मामा के द्वारा उसका यौन शोषण किया गया। एक अन्य औरत बताती है कि उसकी लड़की जब खेत में काम करने गई तो कुछ उच्च जाति के लोगों ने उसे दबोचकर बलात्कार किया और मारा पीटा। परंतु यह तो महज कुछ ही औरतों की कहानी है। ऐसी पता नहीं कितनी औरतें हैं जिनकी जिंदगी हर दिन बर्बाद हो रही है। जमींदारों के काम करने गई लड़कियां कभी ढंग से महफूज नहीं रही और न ही उनको कभी उनकी मेहनत का सही ढंग से मेहनताना ही मिला। तो सवाल यह है कि आज़ादी के 78 सालों के बाद भी यदि हालात इतने शोचनीय हैं, तो आखिर कमी कहाँ रही है?
यह हालात कब बदलेंगे? इस पुस्तक को पढ़ते समय आप इन सवालों को अपने सामने खड़ा पाएंगे। अब हम एक संक्षिप्त नज़र इस पुस्तक पर डालते हैं कि अशोक कुमार इस पुस्तक के बारे में क्या लिखते हैं। सफाई का काम जो मनुष्य के जीवन में बेहद जरूरी है, उसे यही लोग करते हैं। इस काम को समाज में सबसे कम महत्व का माना जाता है तथा इसकी मजदूरी भी बेहद कम है। इस सब के बाद भी ये महिलाएं अपनी बात सिर्फ इसलिए नहीं कह पाती क्योंकि हर समय अपनी कच्ची नौकरी के छूटने का भय लिए जीती हैं। सदियों से ऐसे ही जिंदगी जीते हुए यह समाज अच्छा जीवन जीने की उम्मीद खो बैठा है। निराशा और अस्थिरता में जीते हुए ये महिलाएं जीवन के रंग, सपने और उम्मीदें खो चुकी हैं। लेकिन क्या बिना रंगों, सपनों और उम्मीदों के जीवन चल सकता है? यह सवाल मुझे परेशान करने लगा। और आगे अशोक कुमार जी लिखते हैं, भोजन के दौरान उनके साथ देर तक बात होती रही। बातों के इस सिलसिले में मैंने बहुत उत्सुकता से कहा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। इस पर एक महिला ने अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। उसका दुख भरा जीवन दृश्यों की रील की तरह तेज गति से सबके सामने चलने लगा और बाकी महिलाएं आंसू और सिसकियों में रोती रही। एक के बाद दूसरी महिला ने माइक पकड़ लिया, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। वे सब अपने बारे में बताने के लिए इतना भरी हुई थी कि खुद को रोक नहीं पा रही थी। यह रचनाओं के फूटने का क्षण था। उनकी आत्म कहानियां सुनकर लगा कि वास्तव में यह महिला सफाई कर्मी वीरांगनाएं हैं जो अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में एक साथ अनेक मोर्चों पर जूझ रही है। कि इन आत्म कहानियों में आप पढ़ेंगे कि किस स्तर पर उत्पीड़न, शोषण और अत्याचार सहकर भी ये महिलाएं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की चुपचाप जिजीविषा रखे हुए हैं। शायद इन्हें ये विश्वास हो गया है कि इस दुनिया में इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई मदद करने वाला है। एक सफाई कर्मी के तौर पर इतना जरूरी और बुनियादी काम करते हुए ही समाज की दुत्कार चुपचाप सहती आ रही है। सड़क पर लोगों की छेड़छाड़ सहते हुए भी समझदारी से चुपचाप अपना काम कर रही हैं। नौकरी में अपने से ऊपर के स्तर के कर्मचारियों की छेड़छाड़ व यौन शोषण का शिकार होकर भी अपनी जिंदगी चला रही हैं। घर परिवार में अकल्पनीय यौन शोषण का शिकार होकर भी जिंदा है। गलियों नालियों की गंदगी साफ करती हुई ये महिलाएं समाज की गंदी मानसिकता को भी धोती हैं। काम पर जाओ तो पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। पानी नहीं, अपमान पीती हैं। कहीं भी पानी मांगते हुए इनको बेइज्जती महसूस होती कि इन्हें अलग बर्तन में पानी दिया जाएगा, बर्तन को छूने नहीं दिया जाएगा। इनको जब चाय मिलती है तो ये नोटिस करती हैं कि इस कप में इन्हें चाय मिलती है, उसकी डंडी टूटी हुई है। इन्हें पता होता है कि हमारे कप की निशानी की हुई है। जब वे कहती हैं कि हमें हमेशा टूटी डंडी के कप में ही चाय मिलती है, तो यह शब्द और ध्वनियाँ मानवीय संवेदना को झकझोरने वाली होती हैं। असल में यह किसी एक औरत की कहानी नहीं है, बल्कि इस समाज की लगभग सभी औरतों की कहानी है। इन सब ने कभी न कभी इसी तरह के दुख दर्द को जरूर झेला होता है। इसलिए लगने लगा कि इन औरतों का भोगा हुआ यथार्थ समाज के सामने आना चाहिए ताकि समाज में इनके प्रति हो रहे व्यवहार में बदलाव आए। कि यह किताब रोज मरकर फिर से जिंदा होती है और इन अदम्य साहसी औरतों के जीवन के स्याह हिस्से को सामने लाती है। इनके जीवन का यह कड़वा सच किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर देगा। मुझे लगता है कि यह किताब मेरे जीवन का मुकम्मल हासिल है, जिसने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। अगर हम सब मिलकर भेदभाव मुक्त सुंदर समाज का निर्माण के लिए
एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो इस किताब को सार्थकता मिलेगी। इन आत्म कहानियों ने किताब का रूप धारण करने तक की लंबी यात्रा में मेरे मित्रों, निगम के कर्मचारियों और परिवारजनों ने भरपूर सहयोग दिया, जिसकी बदौलत आज किताब आपके सामने है। मनोज छाबड़ा और राजकुमार जांगड़ा के प्रयासों से इन महिलाओं की आत्म कहानियां स्थायी आकार ले पाई। लाइब्रेरियन रीना ने इन महिलाओं के साथ आत्मीय संबंध कायम कर लिखने का हौसला दिया। सत्येंद्र यदुवंशी ने इनकी सुविधाओं का नियमित ध्यान रखा। निगम के लिपिक सतनाम अजय और शिक्षक अरुण कहरबा ने टाइपिंग व प्रूफ का कार्य किया। पुस्तक प्रकाशित करवाने के लिए निर्मल लगातार मुझ पर दबाव बनाती रही और उसी ने पुस्तक को अंतिम रूप दिया। विकास साल्याण ने अपनी प्रतिभा से इस किताब को गुणवत्ता और सुंदरता प्रदान की। मेरी माँ, जीवन संगिनी रजनी, बेटी प्रिया और बेटे अंकुर व समीर ने मुझे घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त कर इस कार्य के लिए मानसिक ऊर्जा प्रदान की। इन सबके सामूहिक योगदान से यह पुस्तक आप सबके हाथों में है। अशोक कुमार गर्ग। ये था अशोक कुमार गर्ग के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक के बारे में, और उन्होंने बताया कि किन किन लोगों का उनको सहयोग रहा और क्या कुछ इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। और अब एक संक्षेप सी झलक हम उन वीरांगनाओं की आत्मकथाओं में से लेते हैं जो कुछ इन्होंने लिखा है। तो आइए दोस्तों, एक बार देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के पलों के बारे में क्या-क्या लिख रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें सुनकर इस पुस्तक को पढ़ने के लिए लालायित हो उठेंगे। इसमें सुमन लिखती हैं कि अभी मेरी उम्र 12 बरस की थी, शादी की समझ नहीं थी, लेकिन घर वालों ने बड़ी बहन के साथ ही उसके देवर के साथ मेरी शादी कर दी, क्योंकि घर वाले सोचते थे कि एक ही खर्च में काम चल जाएगा। गुड्डे गुड्डियों से खेलने की उम्र में मुझे पति मिल गया था। आगे वे लिखती हैं, एक दिन वह शराब पीकर आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मेरा सिर फूट गया। 15 टांके आए, इस बार मैं मरते मरते बची। और आगे सुमन लिखती हैं कि मैं कूड़े का रेहड़ा खींचती हूँ और खाली करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है कि रेहड़ा खींचते खींचते मेरे पैरों में इतना दर्द होने लग जाता है कि इस कारण रात को नींद भी नहीं आती। काम के मुकाबले वेतन कम है, ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है कि बहुत तंगी से गुजरना पड़ता है। इसके बाद सरोज अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि माँ बहुत कम उम्र में टीवी की भेंट चढ़ गई। तब मैं 10 साल की भी नहीं हुई थी। हमारी माँ क्या मरी, हमारे तीनों बहन भाइयों की दुनिया ही उजड़ गई। हम मन ही मन सोचते रहते, काश हमारी भी माँ जिंदा होती, हमारा स्कूल जाने का ख्वाब पूरा होता। वो आगे लिखती हैं कि मैं और मेरा भाई जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने जाते थे। पूरा दिन मन लगाकर कपास चुभते। जब सांझ हो जाती तो जमींदार कुछ कपास उठाकर दे देता। ना कोई माप था, ना ही कोई तोल। जितना मन किया उतना दे दिया। हम जो मिलता चुपचाप लेकर लौट आते। ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ हमारे साथ था, बाकी मजदूरों के साथ भी यही होता था। लेकिन कोई जुबान नहीं खोलता था, क्योंकि कहीं मालिक काम देना बंद कर देगा तो भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इस बात को जमींदार तक तबका भी अच्छे से जानता था, इसलिए हमारा जमकर शोषण होता था। जमींदार की दी गई पीड़ा को लेकर आ रहे होते थे, तब हमें छले जाने के लिए जाना होता था बनिए के पास। जमींदार शेर था तो बनिया सवा शेर। बनिया खूब मीन मेख निकाल कर कपास लेता और जितना उसको जचता नमक मिर्च तेल दे देता। मीन मेख निकालने के पीछे एक ही वजह थी, पैसा देने में नाजायज कटौती। इस तरह हम जमींदार और बनिए दो पार्टों के बीच पिसते रहे। उसके बाद वो लिखती हैं कि ऊंची जाति के लोग छुआछूत बहुत करते थे। वे हमें न तो अपने पास बैठाते थे,
न ही अपने बर्तनों को छूने देते थे। इनमें एक आत्मकथा मीना की है। वो लिखती हैं, मेरे पति दलबीर की मृत्यु सीवर की सफाई करते हुए थी। तब हमारी शादी को 9 साल हुए थे। उस समय वे 28 साल के थे। वे इंदिरा कॉलोनी में सीवर में उतरे थे। मेरे पति सुबह हमारे 5 से ड्यूटी पर आए। रास्ते में किसी ने बुला लिया सीवर की सफाई के लिए। वहां उनकी मृत्यु हो गई। परिवार इतना गरीब था, कहाँ, किसके यहाँ, किसकी मृत्यु कैसे हुई, ये भी पता नहीं कर पाते थे। क्योंकि केस के चक्कर में पड़ते तो मुझे कमेटी में केस का फैसला आए बिना नौकरी नहीं मिलती और मेरे बच्चे भूखे मरते। इसलिए मैंने केस की बात भुला दी और नौकरी करने लगी। उसके बाद वो थोड़ा और लिखती हैं कि निगम में सीवरेज का काम करते थे। वे रस्सा पकड़कर बैठते थे। जो कमजोर कर्मचारी होता उसे नीचे उतारते थे ताकि गैस चढ़ने पर उसे ऊपर खींचा जा सके। जो व्यक्ति अंदर होता है उसे लगातार बोलते रहना होता है। एक बार एक व्यक्ति सीवर के अंदर था, उसे कुछ दिक्कत हो रही थी। मेरे पति ने उसे तुरंत ऊपर खींचा, उसे अस्पताल लेकर गए और इलाज करवाया। लेकिन जब मेरे पति पर संकट पड़ा तब आसपास कोई न था। मेरे पति उस समय ठेके पर काम करते थे। उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद नंद सिनेमा के पास सीवरेज की सफाई करते हुए फिर से 4 व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए। गंदगी बुरी लगती है, पर पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। नंगे बदन व नंगे पैर सीवर में उतरते थे। पैरों में कांच भी गड़ते थे बहुत बार। कांच लगने पर सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है क्योंकि उन्हें तुरंत उपचार नहीं मिलता। कई बार सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी काट लेते हैं। ठेकेदार की ओर से उनके इलाज का कोई पैसा नहीं मिलता। सीवरेज के पास से लोग निकलते हैं, उन्हें कितने से ही बहुत बदबू आती है। सीवरेज सफाई का काम करते हुए तो गंदगी मुंह में, आंखों में चली जाती है। काम के दौरान भूख लगने पर उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाना पड़ता है। आगे भी लिखती हैं कि क्या हमारी जाति में बुरे लोग पैदा होते हैं जो हमें ये काम करना पड़ता है और हमें इतना कम मेहनताना मिलता है, या ये समाज के कुछ खास लोगों द्वारा रची हुई कोई साजिश है जिसका शिकार हम लोग होते हैं। तो दोस्तों, ये है वो किताब जहर जो हमने पिया। ये उन महिला सफाई कर्मियों की आप बीती है जिन्होंने इस समाज का कूड़ा करकट साफ किया और उनको सिर्फ बदले में मिला अपमान, जाति सूचक गालियां। हम आपसे यही कहते हैं कि यदि आपने उनकी भावना को अच्छे से समझना है, असली चेहरे को आपने बहुत करीब से देखना है, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए, जहर जो हमने लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में जाति सूचक गालियों को सुनकर भी संघर्ष करती हुई, जिंदगी से लड़ती हुई, पर हार न मानने वाली इन सभी वीरांगनाओं के लिए क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश की चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़ी गांठों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।